नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद पहल को डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परिवहन की लागत घटेगी। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा, उच्चतम न्यायालय में 1 सितंबर से मुकदमों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इंकार के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। दोनों देशों के संयुक्त आयोग की 14वीं और रणनीतिक संवाद की तीसरी बैठक में शामिल होंगे। रूस ने अपने नियंत्रण वाले ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन पर दबाव बनाने का आह्वान किया। नासा ने तकनीकी खराबी के बाद चंद्रमा के लिए मिशन स्थगित किया। और डूरंड कप फुटबॉल में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से हराया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में सुदेव दिल्ली और ओडिशा का मैच जारी। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में आरंभ। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जेम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि देश के जिलों और गांवों में करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकर, कारीगर और शिल्पकार रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार की सोच में मौलिक बदलाव आया है। श्री गोयल ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद से देश के प्रत्येक हिस्से को समृद्ध बनाने का लक्ष्य है। Today, across the 75 districts of Uttar Pradesh, the one district, one product concept and plan is visible on the ground. People are aware of it. And I think the success of Uttar Pradesh will only help the rest of us understand the potential of real India, old traditional heritage that we have all inherited. It has huge potential. उद्योग मंत्री ने कहा कि जल्द ही देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का शानदार अवसर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री गडकरी महाराष्ट्र के 8 जिलों के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की समीक्षा बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि रत्नागिरी, जालना, भिवंडी, अकोला, सांगली, जलगांव, सोलापुर और नासिक जिलों के ये पार्क परिवहन लागत को कम करने में मदद करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि परिवहन लागत में कमी से खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन पार्कों के विकास से आम, काजू, अंगूर, दाल और चीनी जैसे अन्य उत्पादों के निर्यात में भी मदद मिलेगी। श्री सामंत ने बताया कि पार्क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यक प्रक्रिया तेज की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुट्ठी भर अंग्रेज
और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, और हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय मुकदमों को सूचीबद्ध करने के लिए नई प्रणाली तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत मुकदमों को किसी न किसी दिन सूचीबद्ध किया जाएगा और किसी भी अग्रिम सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुकदमा 10 दिन के भीतर सूचीबद्ध किया जा सकता है या अग्रिम सूची में रखा जा सकता है, जिससे सूचीबद्ध होने की तिथि का पता चल सकेगा। प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले न्यायमूर्ति ललित ने कहा था कि मुकदमों को सूचीबद्ध करने और उल्लेख करने के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के मामले में नोटिस भी जारी किया। न्यायालय ने इस मामले में और समय देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और 5 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उडुपी की मुस्लिम छात्राओं की कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने से संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी को राज्य का आदेश भी बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा सकती है, जहां यूनिफॉर्म निर्धारित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मथुरा की जिला अदालत को श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित याचिका की सुनवाई 4 महीने में पूरी करने को कहा है। ये याचिका मनीष यादव ने दायर की है, जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में वाद मित्र भी हैं। पिछले साल दायर याचिका में विवादित भूमि के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मनीष यादव ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और मामले की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया था। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डेटा संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के अगले वर्ष बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एक समाचार पत्र के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि विधेयक का मसौदा जल्द ही सलाह मशविरे के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि देश में डेटा संरक्षण की व्यवस्था बदलते समय के अनुरूप होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया। श्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली के कामकाज का भी निरीक्षण किया। श्री सिंह को देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित विभिन्न नेटवर्क संचालन भी दिखाया गया। इनमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और दूर से नियंत्रित करने वाले विमानों के नेटवर्क संचालन शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने देश की रक्षा करने वाले वायु सैनिकों की सराहना की। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान ने कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1,75,000 से अधिक शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 6,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हैदराबाद में संस्थान के हीरक जयंती समारोह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्री राणे ने कहा कि संस्थान ने विभिन्न राज्यों के 5,45,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप सिंह वर्मा ने आज सवेरे संस्थान में हीरक जयंती भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्थान ने विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लघु और मध्यम स्तर के उद्यम क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार के साथ ही त्रिपुरा का समग्र विकास संभव है।
श्री नड्डा ने आज अगरतला में दावा किया कि त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंसा की घटनाओं और उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दे रही है। जहां तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, लेटर और स्पिरिट में इसको किया गया है। 33% ऑफ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 7 times इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 7 times व्हेन आई से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका मतलब है कि सरकार के प्रोत्साहन के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खड़ा किया गया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्योग, खेलकूद, जैविक कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य सभी क्षेत्रों में राज्य का विकास हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माताओं से उत्कृष्ट किस्म की दवा बनाने और विश्व बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि फार्मा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना जरूरी है। इनोवेशन को कैसे महत्व देना, रिसर्च को कैसे महत्व देना, कॉमन फैसिलिटी तैयार हो और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे तैयार करना। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम फार्मा सेक्टर में अनुभवी लोग हैं। फार्मा सेक्टर में हमारा अनुभव को हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें तो हम दुनिया में बहुत कुछ दे सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और किसानों के हितैषी होने के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र ने दुनिया में जो साख बनाई है, उसके कारण औषधि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा है। श्री मांडविया ने कहा कि इस समय देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, जो बेहतर क्वालिटी की दवाएं किफायती दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने इस अवसर पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए दूसरे एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा के आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा आबकारी नीति के लिए आप सरकार पर निशाना साध रही थी, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला तो अब नए आरोप लगा रही है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा की जानकारी दी जाती है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभरने के साथ ही देश में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूती मिली। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में केरल ने ईएमएस नंबूद्रिपाद को चुना, जो वामपंथ की पहली सरकार के मुखिया थे। I came to the communist movement through the anti-imperialist national movement. Within the Congress itself, we were in the left, and as leftist congressmen, we organized ourselves first in the Congress Socialist Party. At that time, the Communist Party was in existence at the all India level. इसके बाद बहुत जल्द केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रैलियां और प्रदर्शन शुरू हो गए, जो सरकार की शिक्षा नीतियों के विरोध में राज्य भर में हुए। विरोध प्रदर्शनों के कारण ईएमएस नंबूद्रिपाद के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत 31 जुलाई 1959 को अपदस्थ कर दिया गया। 1967 में डीएमके ने सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में कांग्रेस को पराजित कर सत्ता हासिल की। Professors and students, they evince very keen interest in Asian problems, and when they take keen interest in Asian problems, they pay special attention to India, because they consider India to be the experiment station
for democracy. Therefore, they are interested in the success of democracy in India. Therefore, they are very much interested to analyze our actions, our activities and the results. 1977 में एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके तमिलनाडु में सत्ता में आई। एमजीआर पहले अभिनेता थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। बहुत जल्द एक और अभिनेता एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम तेलुगु देशम पार्टी था और वे 1983 में कांग्रेस को हराकर सत्ता में आ गए। Sri Ramachandran has been my brother and my guru also. As an artist, not only he a colleague, but now with the present life as a politician, he has inspired me, has shown me the real path of repaying the adoration and the support we got from the people as artists. महाराष्ट्र में 1995 में बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। I am aloof from all these things. I am not getting allured to all this power politics. I don't want to occupy any chair. I don't want any position. देश ने कई क्षेत्रीय दलों को उभरते देखा जिनमें शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजू जनता दल, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद पहल को डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परिवहन की लागत घटेगी। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा, उच्चतम न्यायालय में 1 सितंबर से मुकदमों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 31 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। दोनों देशों के संयुक्त आयोग की 14वीं और रणनीतिक संवाद की तीसरी बैठक में शामिल होंगे। रूस ने अपने नियंत्रण वाले ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन पर दबाव बनाने का आह्वान किया। नासा ने तकनीकी खराबी के बाद चंद्रमा के लिए मिशन स्थगित किया। ड्यूरेंट कप फुटबॉल में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से हराया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में सुदेवा दिल्ली और ओडिशा का मैच जारी। और वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में आरंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 31 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ तीसरी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नियमित रूप से होती रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जून में अबुधाबी की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष फरवरी में वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इस दौरान भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने इस वर्ष जुलाई में I2U2 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार हर भारतीय को बैंकिंग सेवा का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा के साथ भारत और नीदरलैंड के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। महारानी मैक्सिमा 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने सार्वभौम वित्तीय समावेशन पहल पर चर्चा की। महारानी मैक्सिमा ने इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुई प्रगति की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले वर्ष भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई जल साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ज़ेपोरिशिया परमाणु संयंत्र में तनाव कम करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने का आह्वान किया है। रूस ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षकों की परमाणु संयंत्र की यात्रा से पहले यूरोप को खतरे में डालने का आरोप लगाया। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सभी देशों को यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर गोलाबारी रोककर यूरोपीय महाद्वीप को सुरक्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही को देखकर बहुत दुखी हैं। श्री मोदी ने पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने जल्द ही स्थिति सामान्य होने की कामना की। नासा ने इंजन में तकनीकी खराबी के कारण आर्टेमिस 1 मून मिशन के प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी आज अत्याधुनिक रॉकेट आर्टेमिस प्रथम को भेजने वाली थी। ये अपोलो चंद्र मिशन के 50 वर्ष बाद चंद्रमा पर जाने के लिए नियोजित 6 सप्ताह की मानव रहित उड़ान थी। प्रक्षेपण के समय से लगभग 40 मिनट पहले उड़ान स्थगित कर दी गई। फ्लोरिडा में केप कैनवेरल में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 32 मंजिला लंबा 2 चरण वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम और इसका ओरियन क्रू कैप्सूल उड़ान भरने वाला था। ओरियन पर सेंसर से जुड़े एक पुरुष और 2 महिला पुतलों को भेजा जा रहा था। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित हजारों लोग प्रक्षेपण को देखने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर के पास समुद्र तट पर जमा हुए थे। नासा ने प्रक्षेपण की कोई नई तारीख नहीं बताई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 57,973 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,313 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹79.97 पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 51,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी 54,175 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $101.30 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 4 सितंबर FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर। आप अपने सवाल हमें 1 सितंबर तक भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9289094044। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है एक कदम और yarnews@gmail.com। गुवाहाटी में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप डी में गुवाहाटी ने
ओडिशा ने सुदेवा दिल्ली को 3-0 से हरा दिया है। आज ही एक अन्य मैच में कोलकाता में ग्रुप बी में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से पराजित किया। तालिका में ओडिशा और मुंबई अपने अपने ग्रुप में शीर्ष पर हैं। वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित विवाद के कारण हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आज मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव का सामना अमेरिका के स्टीफन कोजुलोव से होगा। आज ही 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास, पूर्व चैंपियन डोमिनिक थियम, फेलिक्स आगर और टेलर फिट्स भी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सबकी निगाहें चैंपियन एम्मा रादुकानु पर होगी। इस बीच 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स और 4 बार के यूएस ओपन चैंपियन राफेल नाडाल पर भी खेल प्रेमियों का ध्यान रहेगा। जोकोविच की गैर मौजूदगी में नाडाल के पास टेनिस का दिग्गज खिलाड़ी बनने का मौका होगा। विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी राफेल नाडाल और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वितेक कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। नवीन सक्सेना, खेल डेस्क। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर के नाम से लोकप्रिय मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि हाल के वर्ष खेलों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपलब्धियों का ये सिलसिला जारी रहेगा और देश भर में खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और अन्य अधिकारियों के साथ नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान में आज सवेरे 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले के लूनी प्रखंड में पाल पंचायत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन खेलों में लगभग 2,25,000 टीमें भाग ले रही हैं। एक रिपोर्ट। ग्रामीण ओलंपिक के तहत 5 अक्टूबर तक 6 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो तथा टेनिस बॉल क्रिकेट शामिल हैं। सबसे पहले ये खेल ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके बाद ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। इन खेलों में 20 लाख से ज्यादा पुरुष और करीब 10 लाख महिला खिलाड़ी भाग ले रही है। खास बात यह है कि इनमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागी 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वहीं 1,500 से अधिक खिलाड़ी 70 साल से अधिक आयु के हैं। इस आयोजन का मकसद गांवों में खेलों के प्रति माहौल तैयार करना, प्रतिभाओं की तलाश करना और आपसी सद्भाव को बढ़ाना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम वर्षा के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर और लेह में आसमान साफ रहेगा। जम्मू, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद पहल को डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परिवहन की लागत घटेगी। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 1 सितंबर से मुकदमों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इंकार के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। दोनों देशों के संयुक्त आयोग की 14वीं और रणनीतिक संवाद की 3री बैठक में शामिल होंगे। रूस ने अपने नियंत्रण वाले ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन पर दबाव बनाने का आह्वान किया। नासा ने तकनीकी खराबी के बाद चंद्रमा के लिए मिशन स्थगित किया। डूरंड कप फुटबॉल में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से हराया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में ओडिशा ने दिल्ली सुदेवा को 3-0 से पराजित किया।
और वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में आरंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।